नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन एप्रोक्सीमेशन बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन में अपन ने क्या पढ़ा था? संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो किसके योगफल के बराबर होती है? एक तो ईटी का मतलब हुआ ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इसका मान बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे नहीं लिया जाता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज की क्लास आपके सामने रहेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इसी से रिलेटेड है। अगर आपको बॉर्न ओपेनहाइमर का फॉर्मूला आपको पता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस प्रकार से बनाया जा सकता है आप इजी गोइंग बना सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि स्वतंत्रता की कोटि को जानना पड़ेगा। क्या होता है स्वतंत्रता की कोटि? देखिए इधर, मान लीजिए कोई परमाणु है, किसी परमाणु को एन लिया जाता है। किसी परमाणु को क्या माना जाता है? एन माना जाता है। किसी परमाणु को अपने एन माना है तो उस प्रकार से इस परमाणु की जो निर्देशांक होते हैं वो निर्देशांक जो लिए जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जान रहे हैं आप, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? स्वतंत्रता की कोटि। इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। अब क्या होता है, इसमें निर्देशांक लिए जाते हैं। जैसे निर्देशांक बता देते हैं आपको कौन कौन से अक्ष होते हैं जो आप लोग जानते हो, एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। अगर किसी परमाणु के लिए तीन निर्देशांक लिए जाते हैं, आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इस प्रकार से इसकी स्वतंत्रता का मान कितना हो गया? 3n। उस निर्देशांक के आधार पर इसका मान क्या हो जाएगा? 3n। इस प्रकार से ये 3n के रूप में आपको लिखा जाता है, यानी कि ये स्वतंत्रता की कोटि को दर्शाता है। जो किससे आपको यूज करना है? बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले का यूज करना है। उसके द्वारा ही इसके बारे में पता चलेगा कि स्वतंत्रता की कोटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। इसे माना कि क्या होता है, ये 3n होता है। अब स्वतंत्रता की कोटियां तीन होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? स्वतंत्रता की कोटियां तीन होती है। स्वतंत्रता की कोटि तीन होती है। जिसे 3n से अपन फाइनली लिखेंगे। इसे लिखा जाएगा 3n से लिखा जाएगा। अब स्वतंत्रता की कोटियों को किस प्रकार से आप बता सकते हो? एक सारणी बना करके हम समझेंगे कि इस प्रकार से स्वतंत्रता की कोटि को लिखा जा सकता है। स्वतंत्रता की कोटि को लिखने के लिए आपको एक इंडेक्स बनानी है, सारणी बनानी है। किस प्रकार से होगा देखिए, पहले तो आपको बता देते हैं कि बॉर्न ओपेनहाइमर के थ्रू क्या पता लगाया था अपन ने? ईटी, ईआर और ईवी, ये तीन चीजें चलेगी इसमें स्वतंत्रता की कोटि में। कौन कौन सी? एक तो ईटी, दूसरा है ईआर और तीसरा है ईवी। यानी कि ईटी का मतलब तो होगा स्थानांतरीय ऊर्जा, स्थानांतरीय ऊर्जा। और ईआर का मतलब होगा रोटेशनल एनर्जी, यानी कि घूर्णन ऊर्जा। और ईवी का मतलब होगा वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कि कंपन ऊर्जा। कंपन ऊर्जा। इस प्रकार से स्वतंत्रता की कोटि बनाने के लिए उससे पहले आपको एक इंडेक्स बनाना है, जो आपके सामने एक इंडेक्स रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। देखिए आप किस प्रकार से बनाएंगे। यहां लिखेंगे प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं।
यहां लिखेंगे अणु किस प्रकार का है, रेखीय है या अरेखीय। यहां लिख दिया मैंने अरेखीय, यानी कि नॉन लाइनियर, अरेखीय अणु। और दूसरा लिख दिया मैंने यहां पर रेखीय अणु, यानी कि लाइनियर अणु, लाइनियर मॉलिक्यूल से इंग्लिश में कहा जाता है नॉन लाइनियर, नॉन लाइनियर, और इसे कहा जाता है लाइनियर। इसका मतलब क्या होता है समझा देता हूं प्रिय विद्यार्थियों आपको। मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी या एक ऐसा अणु होगा या एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी, रेखीय होगी। रेखीय होगी, जैसे देखिए ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका स्ट्रक्चर रेखीय होता है, ये इस प्रकार के अणु में जाएगा, यानी कि रेखीय स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। दूसरा होगा नॉन लाइनियर। नॉन लाइनियर का मतलब होता है उनका स्ट्रक्चर रेखीय नहीं होगा। रेखीय नहीं होगा यानी कि किसी भी प्रकार से हो सकता है, उनका वी शेप हो सकता है, बैंड नुमा हो सकता है, चतुष्फलकीय हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन लाइनियर नहीं होगा। तो नॉन लाइनियर में कौन कौन से आ सकते हैं, H2 आ सकता है आपका, CH4 आ सकता है। इस प्रकार से ये नॉन नॉन लाइनियर का एग्जाम्पल है। ये नॉन लाइनियर को अरेखीय कहा जाता है। ये इस प्रकार से आपको खास करके ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। देख लीजिए प्रकार में रेखीय और अरेखीय प्रकार के अणु हैं, CO2 और CH4 इस प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हो। अब क्या है, इसमें आपको बता देता हूं किस प्रकार से ये काम करेगा। सबसे पहले क्या होता है, आपको प्रकार बनाना है, फिर उसमें आपकी इस प्रकार से इनको लाइनिंग कर देनी है, फिर इनमें इस प्रकार से इनको बांट देना है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अभी बताया था, सबसे पहले ET लिखना है, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि की संख्या लिखनी है आपको। सबसे पहले स्वतंत्रता की कोटि की संख्या नंबर फर्स्ट है। जैसे आपको बताया था स्वतंत्रता की कोटि कैसे पता लगाया था अपन ने, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि आपने पता लगाया था, एक परमाणु है, स्वतंत्रता की कोटि की संख्या कैसे पता लगाया था। स्वतंत्रता की कोटि की संख्या इस प्रकार से पता लगाया, जैसे कोई परमाणु है उसे n माना गया है, उसके निर्देशांक कितने हैं, उसके 3 निर्देशांक है। 3 निर्देशांक होते हैं x y z के रूप में। उस x y z को नहीं लेकर के तीनों अक्षों को एक साथ लिख दिया जाता है 3, और n परमाणु होता है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, स्वतंत्रता कोटि की संख्या होगी 3n, यानी कि इन दोनों संरचना वाले यौगिकों में दोनों में लिखा जाएगा 3n। क्या लिखा जाएगा, 3n लिखा जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट लिखा जाएगा। ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र कोटि की पहचान करने के लिए, आपको उसका फॉर्मूला बनाने के लिए एक सारणी है, ये आपको प्लॉट करनी है। ये आपको सारणी आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए इस प्रकार से। दूसरा अपन पॉइंट लिखेंगे स्थानांतरीय स्वतंत्रता कोटि की संख्या। दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा स्थानांतरीय स्वतंत्रता कोटि की संख्या, यानी कि ये फर्स्ट बॉर्न ओपेनहाइमर जो फॉर्मूला यूज किया गया था उसमें से जो ये फर्स्ट था उसे लिखा जाएगा स्थानांतरीय घूर्णन ऊर्जा। तो स्थानांतरित ऊर्जा के बारे में देखिए, स्थानांतरीय आप कैसे लिखोगे, स्थानांतरीय, स्थानांतरीय स्वतंत्रता की कोटि की संख्या, ये लिखोगे आप। पूरा नाम क्या लिखोगे, स्थानांतरीय स्वतंत्रता की कोटि की संख्या। ये इसकी कोटि की संख्या लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इसकी कोटि की संख्या का मान लिखा जाएगा। स्थानांतरित जो होता है, ट्रांसलेशन एनर्जी जो होती है, क्या होती है, वो ट्रांसलेशन एनर्जी होती है। वो रेखीय और अरेखीय दोनों प्रकार के अणु में, किसी भी प्रकार का अणु ले लीजिए, दोनों में बराबर होती है, यानी कि दोनों में उसका मान होता है 3। कितना लिखोगे, यहां लिखोगे दोनों में उसका मान 3। तीसरा लिखेंगे इस प्रकार से, ये 3 मान आपने दोनों में लिख दिए हैं। अब होगा घूर्णन स्वतंत्रता कोटि की संख्या। दूसरा पॉइंट चलेंगे अपन, घूर्णन स्वतंत्रता कोटि की संख्या, यानी कि इस प्रकार से घूर्णन घूर्णन स्वतंत्रता कोटि की संख्या। यहां देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, घूर्णन स्वतंत्रता कोटि की संख्या, कोटि की संख्या, यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ क्या डिफरेंस मिल सकता है, जो घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, वो नॉन लाइनियर वाले कंपाउंड में तो 3 प्रकार से होगा, लेकिन लाइनियर वाले कंपाउंड में सिर्फ 2 प्रकार से होगा। ध्यान रखना ये खास करके, ये किस प्रकार से होगा, जो रोटेशनल
एनर्जी पढ़ी जाएगी, जाएगी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाएगी, उसमें रोटेशनल एनर्जी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो उस समय आपको बताएंगे किस प्रकार से ये 2 होता है और एक किस प्रकार से 3 होता है। ये घूर्णन स्वतंत्रता कोटि की संख्या होगी। इस प्रकार से इनका मान होगा, पहले होगी स्वतंत्रता कोटि की संख्या जो 3n दोनों में लिया जाएगा, दूसरा होगा स्थानांतरित कोटि की संख्या। स्थानांतरित कोटि की संख्या कितनी होगी, 3 और 3 होगी, दोनों में इक्वल होगी, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन घूर्णन स्वतंत्रता कोटि की संख्या जो होगी वो उनका मान 3 और 2 रहेगा। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा जाता है वो है कंपन स्वतंत्रता कोटि संख्या, यानी कि ये लास्ट वाला आप लिखा जाएगा कंपन स्वतंत्रता कोटि की संख्या। यानी कि बॉर्न ओपेनहाइमर फॉर्मूला जो था, बॉर्न ओपेनहाइमर फॉर्मूला क्या था, ET प्लस AR प्लस EV प्लस EE। लेकिन इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण को नहीं लिया जाता है इसमें। क्यों नहीं लिया जाता है ये आपको आगे की क्लासों में बताएंगे। इसमें आपको स्वतंत्रता की कोटि की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसको यहाँ पर 3 इन चीजों का यूज किया जाता है। कौन सी, ET, ER और EV। लास्ट है आपके कंपन स्वतंत्रता कोटि की संख्या। लास्ट वाला जो पॉइंट चलेगा वो है कंपन स्वतंत्रता कोटि की संख्या। कंपन स्वतंत्रता कोटि की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको खास करके ध्यान रखना। इन्हीं के यूज से ये लास्ट फाइनली फॉर्मूला बनता है। ये होता है 3n माइनस 6। ये होता है किसके लिए, ये होता है अरेखीय अणु के लिए। और इधर होगा 3n माइनस 5। खास करके ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इधर होगा 3n माइनस 6 और इधर होगा 3n माइनस 5। इस प्रकार से ये फॉर्मूला चलता है, ये खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। 3n माइनस 5 एंड 3n माइनस 4, 6, 5 और 6, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट इसको किस प्रकार से 3n माइनस 5 और ये मान आता है जो देखिए आप लोग। सबसे पहले था 3n, फिर स्वतंत्रता कोटियों की संख्या थी 3, फिर घूर्णन कोटियों की संख्या थी 3 और इसको ऐड करने के बाद क्या आता है फॉर्मूला, ये था नॉन लाइनियर के लिए, यानी अरेखीय के लिए, अरेखीय परमाणु के लिए। जिनकी संरचना रेखीय नहीं होगी, अरेखीय परमाणु होंगे, उनके लिए इस प्रकार का फॉर्मूला होगा। सबसे पहले 3n लिया था आपने स्वतंत्रता कोटि की संख्या, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद ये घूर्णन। इन दोनों का मान जोड़ोगे आप, लिखोगे किस प्रकार से आएगा, तो 3n माइनस 6 आएगा। ये था आपके पास स्वतंत्रता कोटि की संख्या, किसके लिए, कंपन के लिए। दूसरा था आपके लाइनियर। लाइनियर में वही लिखा जाएगा, सबसे पहले 3n लिखा जाएगा 3n, फिर माइनस 3। 3 क्या था, 3 स्थानांतरित कोटि की संख्या थी। और अब इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ 2 कैसे लिया था, वहां पर आया था इसका मान। सिर्फ इनका घूर्णन 2 प्रकार से हो सकता है। लाइनियर अणुओं का, जो रेखीय अणु होते हैं उनका घूर्णन सिर्फ 2 प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये होगा 3n माइनस 5। ये रेखीय अणु के लिए लागू होगा, ध्यान रखना। और ये अरेखीय अणुओं के लिए लागू होगा, ये अरेखीय अणुओं के लिए। इसका उदाहरण आप लोगों को पहले बता चुका हूं, एक बार फिर देख लीजिए। इसका उदाहरण होगा CO2, एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि जिनमें क्या होगा, रेखीय संरचना होगी इस प्रकार से। और इनमें कौन से होंगे जो रेखीय नहीं होंगे, जैसे H2O, CH4, इस प्रकार से एग्जाम्पल इसमें चलते हैं, ये खास करके ध्यान रखना। ये इनके लिए, इससे क्या ज्ञात किया जाता है, इससे वाइब्रेशन ऑफ मोड्स ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखना, वाइब्रेशन ऑफ मोड्स, वाइब्रेशन ऑफ मोड्स। ये जो आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसके अंदर आपको इसके बारे में स्टडी कराई जाएगी। अभी ये फिलहाल एक छोटा सा टॉपिक था जिसे कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि, उनकी संख्या कैसे निकाले जाते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है। उनका फॉर्मूला बॉर्न ओपेनहाइमर फॉर्मूले के थ्रू के यूज से निकाला जाता है, जिसमें एक का मान आएगा 3n माइनस 6 और दूसरे का मान आता है 3n माइनस 5। इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक होगा 3n माइनस 5 और एक होगा 3n माइनस 6। अरेखीय के लिए फॉर्मूला होगा 3n माइनस 6 और रेखीय के लिए फॉर्मूला होगा 3n माइनस 5। ये इस प्रकार से ये यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक फिनिश होता है। और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन
बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर। यस, नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर। डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर, या लिख देता हूं स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए इसका सीधा सा हिंदी में अर्थ है कि जो मूलभूत जो इनकी स्पेक्ट्रोमीटर की विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं उनके बारे में बताया जाए, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है, कैसे बनता है, किस प्रकार से काम करता है। देखिए एक होता है स्पेक्ट्रोमीटर और एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा क्या करते हैं अपन, विभिन्न जो तरंगे होती है विकिरण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये लिखा जा सकता है। विभिन्न जो तरंगे होती है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, वह उपकरण जो किसी सैंपल के द्वारा विकिरणों के अवशोषण या उत्सर्जन करने की क्षमता का मापन करता है। विभिन्न जो विकिरणें होती है उनका क्या करेगा, अवशोषण या उत्सर्जन, ये क्या होगा है, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। लिखिए वह उपकरण जो, इसकी छोटी सी परिभाषा है तो आप लोग देखिए इधर, वह उपकरण जो किसी सैंपल के द्वारा, वह उपकरण जो किसी सैंपल के द्वारा, सैंपल जानते हो, कोई नमूना लेंगे अपन, इसमें किसी सैंपल को बोला जाता है नमूना। वह उपकरण जो किसी सैंपल यानी कि नमूना है, किसी सैंपल के द्वारा विकिरणों के अवशोषण और उत्सर्जन, दो चीजें होती है, जो किसी सैंपल के विकिरणों के अवशोषण, विकिरणों के अवशोषण या फिर उत्सर्जन। देखिए खास करके क्या है, विकिरणों के अवशोषण और उत्सर्जन करने की क्षमता, ये खास करके ध्यान रखना, विकिरणों के अवशोषण या उत्सर्जन करने की क्षमता का मापन किया जाता है, करने की क्षमता का मापन किया जाता है। देखिए ये सिंपल सी एक इसकी डेफिनेशन है, उसे वो स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसे कहा जाता है। मापन जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ये इसका मापन करना स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो काम में लिया जाएगा वो यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए एक होता है उत्सर्जन और दूसरा होता है अवशोषण, जो पहले लास्ट अपन क्लास में पढ़ सके हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर का आपको इसके बारे में नहीं बताया गया है, दोनों एक जैसे होते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं होता है स्पेक्ट्रोमीटर में। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होगा, जो स्रोत होगा, जो माध्यम है वो खुद स्रोत का काम करेगा, माध्यम स्वयं स्रोत का कार्य करता है। ध्यान, इसमें बाहर से कोई स्रोत नहीं देना पड़ता है, इसमें खास चीज होती है उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर में कि बाहर से कोई स्रोत नहीं देना पड़ता है। इसमें जो माध्यम होता है, जो नमूना लिया जाता है, जो सैंपल लिया जाता है, वो ही खुद क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर का काम करता है, स्पेक्ट्रम का काम करेगा। ये इसमें विशेष डिफरेंस होता है। अब अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपके यूज है, ये इसका डायग्राम आपको बनाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार से स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है बताइए, और इसके बारे में बताइए, स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि इसकी संरचना बनाइए, इसकी कार्य प्रणाली समझिए, स्पेक्ट्रोमीटर, अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में आप लोगों को बताना है। अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर में कुछ एक जो आप पॉइंट काम में लोगे उसे ध्यान रखना है। सबसे पहले आप स्रोत लेते हो, सबसे पहले आप
स्रोत लेते हो यानी कि सोर्स, स्रोत कौन कौन से होंगे ध्यान रखना। स्पेक्ट्रोमीटर जो खास चलेगा, आपको बताया था पहले, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में यानी कि स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में सबसे बीच में तो है आपके दृश्य क्षेत्र, और उसके आगे दाईं ओर बढ़ेंगे तो आईआर, और बाईं ओर बढ़ेंगे तो यूवी क्षेत्र। तो दृश्य क्षेत्र के आसपास कौन कौन से है, एक दृश्य क्षेत्र है और दूसरा है, दृश्य क्षेत्र के आसपास है यूवी क्षेत्र, और एक और है आईआर क्षेत्र। देखिए इन सभी क्षेत्र के लिए अगर इन क्षेत्रों के विकिरणों का यूज किया गया है तो इनके लिए अलग अलग स्रोत का काम में लिया जाएगा, अलग अलग स्रोत काम में आएंगे इनके लिए। जो दृश्य क्षेत्र के लिए जो काम में लिया जाता है दृश्य प्रकाश के लिए, वो टंगस्टन तंतु का यूज किया जाता है। टंगस्टन तंतु लैंप यानी कि टंगस्टन का तंतु का बना हुआ लैंप, ये स्रोत का काम करेगा। ध्यान रखना, इसमें अलग से लिखना है, ये इस प्रकार से काम करेगा। कौन सा लेना है आपको, दृश्य क्षेत्र के लिए टंगस्टन तंतु का लैंप काम में लिया जाता है। किसके लिए, टंगस्टन तंतु का काम में लिया जाएगा दृश्य प्रकाश के लिए। अब इसी प्रकार से यूवी के लिए जो काम में लिया जाएगा वो हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप काम में लिया जाता है। यूवी क्षेत्र के लिए क्या लिया जाता है, हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम का फॉर्मूला डी से लिखा जाता है। इस लैंप का उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप। क्या लिखा जाएगा इसको, ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप। हाइड्रोजन का लिया जाता है एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसका विसर्जन लैंप काम में लिया जाता है। ध्यान रखना किसके लिए, ये स्रोत है, स्रोत अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से स्रोत काम में लिए जाएंगे। अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर के लिए पहला होगा दृश्य क्षेत्र के लिए टंगस्टन तंतु का लैंप, दूसरा होगा यूवी क्षेत्र के लिए S2 विसर्जन लैंप, और IR क्षेत्र के लिए जो काम में लिया जाता है वो स्पेशल है, उसे कहते हैं नन्स ग्लोवर। ये एक स्पेशल है नन्स ग्लोवर। ये IR क्षेत्र के लिए काम में लिया जाता है, इसे कहा जाता है नन्स ग्लोवर। ये किससे बना होता है, जिरकोनियम, इट्रियम और थोरियम के ऑक्साइड की बनी हुई छड़ होती है। ये बनी होती है जिरकोनियम और इट्रियम और थोरियम के ऑक्साइड की बनी हुई छड़ होती है। थोरियम के ऑक्साइड की बनी हुई छड़ होती है, ऑक्साइड की बनी छड़ होती है, बनी छड़। ये इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको, खास करके स्रोत कौन कौन से काम में लिए जाते हैं। तो स्रोत दृश्य क्षेत्र के लिए टंगस्टन तंतु काम में लिया जाएगा, और दूसरा यूवी क्षेत्र के लिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप काम में लिया जाएगा, और IR क्षेत्र के लिए नन्स ग्लोवर जिसे कहा जाता है। किससे बना होता है ये नन्स ग्लोवर, ये जिरकोनियम, इट्रियम और थोरियम के ऑक्साइड की बनी हुई छड़ें होती है। इस प्रकार से इसे नन्स ग्लोवर कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर के लिए स्रोत सबसे पहले। दूसरा जो अपैरेटस उसमें काम में आएगा उसे कहा जाएगा दर्पण। जैसे ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंटों को ध्यान रखना है। दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका चित्र बना करके मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से इसका चित्र है। उससे पहले जो इनके अपैरेटस जो काम में आ रहे हैं वो उनको बता देता हूं, फिर उनका बारी बारी से उसी चित्र के दौरान आपका इसका पुनः अध्ययन करवा दूंगा। ये होगा दर्पण या लेंस। दर्पण या लेंस क्या करेंगे, जो ये विकिरणें यहां से उत्सर्जित होगी, यहां से विकिरणें निकलेगी, यहां से विकिरणें निकलेगी तो क्या होगा, ये दर्पण पर क्या होगी, परावर्तित होगी। ये दर्पण या लेंस क्या करेंगे, उन विकिरणों को परावर्तित करेंगे। क्या करेंगे, उन विकिरणों को वहां से रिफ्लेक्ट करने का काम करेंगे, उसे परावर्तित करने का काम करेंगे। ये दो अपैरेटस अपन ने लिख दिए हैं कौन कौन से काम में आते हैं। सबसे पहले है स्रोत, दूसरा होता है दर्पण और लेंस, तीसरा होगा कोष्ठिका, सेल। किसकी बनी हुई होगी वो, कोष्ठिका। कोष्ठिका का मतलब होता है सेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल काम करता है अपना, ध्यान रखना। इसे सेल कहा जाता है, यानी कि चेंबर। किसका चेंबर बना हुआ होगा। देखिए वही बात सामने आती है जैसे पहले दृश्य क्षेत्र के लिए था, और फिर यूवी क्षेत्र के लिए था, और फिर IR क्षेत्र के लिए था। तो इसमें क्या किया जाता है, सैंपल या पदार्थ को एक कोष्ठिका में लिया जाता है। सैंपल या पदार्थ को किसमें लिया जाता है, सैंपल या जो भी कंपाउंड है उसको विलायक है उसके संदर्भ में लिया जाता है, विलायक के संदर्भ में लिया जाएगा। और किस में लिया जाएगा,
एक चेंबर में लिया जाता है, एक चेंबर में लिया जाता है, अलग अलग प्रकार के इसमें दृश्य क्षेत्र में चेंबर काम में लिया जाता है। मतलब वो किसमें कौन सा पदार्थ लिया जाएगा वो ऑपरेटस है। ये दृश्य क्षेत्र के लिए पहले बता देते हैं, दृश्य क्षेत्र के लिए किसका काम में लिया जाएगा। दृश्य क्षेत्र के लिए जो है कांच की बनी हुई कोष्टिका होगी, कांच की बनी नली, उसमें विलय या विलायक पदार्थ काम में लिया जाता है। तो दृश्य क्षेत्र में कांच की बनी होगी, ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी कोष्टिका, कांच की बनी हुई कोष्टिका काम में ली जाएगी किसमें, दृश्य क्षेत्र में। ये खास करके ध्यान रखना है, इसमें पदार्थ लिया जाएगा यानी कि सैंपल लिया जाएगा। दूसरा होता है पराबैंगनी क्षेत्र यानी कि यूवी क्षेत्र। यूवी क्षेत्र में किस प्रकार का लिया जाएगा, यूवी क्षेत्र। यूवी क्षेत्र में क्वार्ट्ज लिया जाएगा। क्वार्ट्ज एक कांच की बनी हुई ही नली होती है, एक ट्यूब होती है, क्वार्ट्ज कांच की बनी हुई होती है, क्वार्ट्ज कांच, इसे क्वार्ट्ज कांच कहा जाता है। कांच नहीं होता है, ये क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। इसे बोरोसिलिकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बोरोसिलिकेट से बना हुआ होता है। बोरोसिलिकेट से बना हुआ भाग होगा। क्वार्ट्ज का प्रयोग किसमें किया जाता है, यूवी क्षेत्र के लिए किया जाता है और आईआर क्षेत्र के लिए। आईआर क्षेत्र के लिए इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना। यूवी क्षेत्र के लिए न तो क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है और न ही कांच की बनी कोष्टिका का प्रयोग किया जाता है, न ही कांच की सेल का प्रयोग किया जाता है, कांच की सेल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इन दोनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, न तो क्वार्ट्ज का किया जाता है न कांच का किया जाता है। इसमें क्या होता है, हेलाइट की बनी हुई कोष्टिका का उपयोग किया जाता है। इसमें जो काम में लिया जाएगा वो किस प्रकार का कोष्टिका काम में ली जाएगी, इसमें हेलाइट की बनी हुई कोष्टिका काम में ली जाएगी। इसे हेलाइट कोष्टिका कहा जाता है, हेलाइट की बनी कोष्टिका, हेलाइट कोष्टिका, हेलाइड कोष्टिका काम में ली जाती है। ध्यान रखना है, इसमें खास करके कौन सी कोष्टिका काम में ली जाती है, हेलाइड कोष्टिका। जैसे है NaCl, AgCl, इनकी बनी हुई कोष्टिकाएं होगी, इनकी बनी हुई कोष्टिकाएं काम में ली जाती है, इन दोनों में से किसी की भी। दूसरा एक और मेन कारण यह रहेगा, आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हो, कोष्टिका चेंबर होती है, सैंपल या विलायक को लिया जाता है। इसमें सैंपल और या विलायक के संदर्भ में इसमें लेकर के किस प्रकार से दृश्य क्षेत्र का अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो उसमें कांच की बनी हुई कोष्टिका का प्रयोग किया जा सकता है। और यूवी क्षेत्र जो अगर उसमें विकिरणें पड़ रही है, उसमें यूवी क्षेत्र के बारे में है तो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो एक कांच की तरह बनी हुई एक ट्यूब होती है, इस प्रकार से उसकी ट्यूब होती है, ये इस प्रकार से क्वार्ट्ज की बनी हुई एक नली होती है, उसमें पदार्थ लिया जाता है, इसमें सैंपल लिया जाएगा। ध्यान रखना, तो ये क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है, ये बोरोसिलिकेट, ये यूवी क्षेत्र के लिए काम में ली जाती है। और आईआर क्षेत्र के लिए क्या काम में लोगे, न तो क्वार्ट्ज काम में लोगे न कांच की बनी हुई, इसमें हेलाइट से बनी हुई कोष्टिका काम में लेंगे, जैसे NaCl और AgCl का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें विलायक किस रूप में लिया जाता है वो ध्यान रखना है आपको। विलायक देखिए, इसमें विलायक का प्रयोग किसमें किया जाता है जो आपको बता देते हैं। विलायक का प्रयोग आईआर क्षेत्र में H2O नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना, खास करके है, यहां लिख देते हैं। आईआर क्षेत्र में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो विलायक का H2O का प्रयोग नहीं किया जाता है, H2O विलायक के रूप में नहीं लिया जाता है। यहाँ विलायक कौन से लिए जाते हैं, यहाँ विलायक लिए जाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन, अध्रुवीय विलायक काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के विलायक काम में लिए जाते हैं, अध्रुवीय विलायक काम में लिए जाते हैं। ये खास है, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी बहुत ही ध्यान रखनी है आपको। कार्बन डाइसल्फाइड या बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड इस प्रकार से इसमें काम में लिए जाते हैं अध्रुवीय विलायक। कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी उपयोग किया जा सकता है, H2O का प्रयोग नहीं किया जा सकता विलायक के रूप में आईआर के लिए, आईआर क्षेत्र के लिए। अब देखिए, इसमें अगर आप H2O का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखिए, तो अगर आप H2O का प्रयोग कर रहे हैं इसमें तो NaCl कोष्टिका नहीं ली जाएगी उसमें। एक बात ये दूसरी होती है, NaCl कोष्टिका का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर इसमें किस प्रकार की कोष्टिका का प्रयोग किया जाता है, इसमें फिर AgCl प्रकार की कोष्टिका का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, खास करके ये हेलाइड है, ये AgCl कोष्टिका का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार से ये जो कोष्टिका बनाई गई है आईआर क्षेत्र के लिए, दृश्य क्षेत्र के लिए और यूवी क्षेत्र के लिए, इनके बारे में यह सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये खास करके ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट यहाँ फिनिश होते हैं। चौथा पॉइंट होता है प्रिज्म। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म क्या काम करता है। प्रिज्म आप लोग जानते हो, इस प्रकार से प्रिज्म बना हुआ होता है, जो अलग अलग रंग, अलग अलग तरंगदैर्घ्य इस पर आएगी और फिर क्या करेंगे, इन स्पेक्ट्रमों को एक रूप में ये बताएगी कि ये इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। यानी कि प्रिज्म उनको बिल्कुल स्पेक्ट्रमों को क्या प्रकार, एक फिक्स कलर शेप में, यानी कि वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं, ये वर्ण विक्षेपण के रूप में बता देगी। यानी कि एक तो प्रकाश प्राप्त हो रहा है और फिर उसमें से एक सिस्टेमेटिक जो प्रकाश बनेगा, जैसे विबग्योर बना, तो इसे ये बता देती है कौन, ये प्रिज्म। ये प्रिज्म का काम ये होता है। यानी कि अलग अलग विकिरणों, यानी अलग अलग तरंगदैर्घ्यों को ये प्राप्त करती है। ये विकिरण ऊर्जा को अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विभिन्न रंगों को क्या करेगी, ये विभिन्न रंगों को, यहाँ पर ये एक प्रकाश डाला जाता है प्रिज्म के ऊपर। ये प्रिज्म का खेल है, ध्यान रखना। चौथा नंबर आएगा प्रिज्म। प्रिज्म के ऊपर आप वहां से जो आपके ये रेडिएशन निकलेगी, ये रेडिएशन प्रिज्म पर जाकर के गिरेगी और प्रिज्म क्या करेगा, वहां से एक फिक्स कलर वाले जो होंगे वर्ण विक्षेपण, उसको बताएगा। ये होता है मोनोक्रोमेटर के रूप में काम में लिया जाता है। इसे खास करके आपको लिखना है, ये एक मोनोक्रोमेटर की तरह काम करता है। मोनोक्रोमेटर किस रूप में काम करता है, ये एक मोनोक्रोमेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपके पांचवा पॉइंट, डिटेक्टर। प्रिज्म का काम हो गया। पांचवा पॉइंट है आपके पास डिटेक्टर। डिटेक्टर को कहते हैं संसूचक। डिटेक्टर का क्या काम है, डिटेक्शन करना, यानी कि उसका पता लगाना है कहां पर कौन सा बीम आकर के गिर रहा है। दृश्य क्षेत्र और IR क्षेत्र में इन सबके अलग अलग प्रयोग है इनके। प्रिज्म के घूर्णन से विभिन्न तरंगदैर्घ्य सूचक पर आपतित होती है। प्रिज्म से कहां जाएगी, आप डिटेक्टर पर जाएगी और ये दृश्य और यूवी क्षेत्र में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ये खास ध्यान रखना आप, दृश्य और यूवी क्षेत्र में जो होगा, दृश्य और यूवी क्षेत्र में फोटो सेल का प्रयोग किया जाएगा। खास करके ध्यान रखना, दृश्य और यूवी क्षेत्र में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है दृश्य और यूवी क्षेत्र में। और IR क्षेत्र में फोटो सेल का प्रयोग नहीं करके, IR क्षेत्र में फोटो सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, फोटो सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां पर प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। थर्मोकपल, थर्मोकपल का मतलब यह हुआ ताप दिया जाएगा, यहाँ पर थर्मोकपल का यूज किया जाता है। यहाँ पर इससे पहले विकिरणों की ऊर्जा द्वारा ताप बढ़ता है। ये क्या काम करता है थर्मोकपल, देखिए इसमें पहले विकिरणों की ऊर्जा द्वारा ताप बढ़ता है और फिर इसके प्रभाव से ताप विद्युत युग्म स्पंदन मान विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी कि पहले तो ताप बढ़ेगा, फिर क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये इस प्रकार से काम करेगा। ये खास करके डिटेक्टर के बारे में ये है, ये खास चीजें ध्यान रखना। लास्ट छठा पॉइंट जो होता है वो होता है रिकॉर्डर। अभिलेखन, रिकॉर्ड करने का काम करेगा रिकॉर्डर, अभिलेखन का काम करेगा। यानी कि रिकॉर्डर होगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि विकिरण का मान, ये जो रेडिएशन प्राप्त हुई, ये इसका मान इतना है। ये रिकॉर्डर जो आजकल जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। रिकॉर्डर क्या काम करेगा, संसूचक द्वारा प्राप्त विद्युत धारा एक एम्पलीफायर द्वारा परिवर्तित होगी, एक एम्पलीफायर से जाकर के क्या कहाँ टच होगी, फिर रिकॉर्डर पर टच होगी और रिकॉर्डर पत्र पर इसका मान प्राप्त होगा। ये एक चार्ट के रूप में दिखाई देगा और विभिन्न तरंगदैर्घ्य या आवृत्तियों के प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, विभिन्न आवृत्ति और तरंगदैर्घ्यों के प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है। ध्यान रखना, प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है। ये लास्ट पॉइंट था आपके छठा, रिकॉर्डर। तो आजकल रिकॉर्डर की जगह कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर क्या होता है, एक फिक्स रिकॉर्ड बताता है, सही मापन बताता है, शीघ्रता से बताता है और सही मापन का उसमें पता चलता है। इसलिए आजकल रिकॉर्डर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का यूज भी किया जाता है। इस प्रकार से इसमें एक एटेन्यूटर का भी काम में लिया जाता है। एटेन्यूटर होता है एक कंघी जैसी बनावट होती है जो आगे पीछे होकर के दोनों किरण पुंजों की तीव्रता को बनाए रखता है। ये इस प्रकार से एक एटेन्यूटर होता है।
अब आपको इसका डायग्राम बना करके बता देता हूं किस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। ये 6 पॉइंट है उसमें काम में आएंगे, पीछे बता देते हैं किस प्रकार से है ये 6 पॉइंट, देखिए आप। पहला है स्रोत, दूसरा है दर्पण और लेंस, तीसरा है आपके कोष्ठिका सेल, और चौथा है आपके प्रिज्म, और पांचवा है आपके डिटेक्टर, और छठा है रिकॉर्डर। अब आपको इसका डायग्राम बना करके बता देते हैं किस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, एक सोर्स बनाओगे, ये तो है सोर्स। सोर्स बना करके फिर क्या करोगे आप, इसके पास में दर्पण लगा दोगे इस प्रकार से, ये दर्पण लगा दिया है, दर्पण या लेंस है। दूसरा पॉइंट था अपने पास दर्पण या लेंस, दर्पण या लेंस, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर आपने दर्पण या लेंस लगा दिया है, दर्पण या लेंस, इसे मिरर भी लिख सकते हो आप। ये स्रोत है, ये सोर्स है। अब पुनः क्या करोगे, यहां से वापस यहां पर जो होगा वहां आप रिफरेंस रखोगे, यानी कि संदर्भ, रेफरेंस, संदर्भ, और यहां जो रखोगे आप इससे सीधा जाके हो सैंपल, सैंपल। फिर क्या करते हो आप, यहां से पुनः यहाँ दर्पण लगा देते हो, यहाँ सैंपल से टकरा करके वापस जो लाइट जाएगी ये दर्पण, और फिर ऊपर की ओर जाएगी, फिर यहाँ से लाइट टकरा करके फिर यहाँ दर्पण लगा हुआ है, फिर नीचे की ओर आएगी, ये आपतित हो रही है, प्रकाश परावर्तित और आपतित, इस प्रकार से ये दर्पण है, पुनः ये दर्पण, ये दर्पण। और फिर क्या होता है, यहां से जो विकिरण गुजरेगी उसे प्रिज्म में से निकालेंगे आप, ये है प्रिज्म, प्रिज्म। प्रिज्म से आगे लाइट को और आगे की ओर निकालते रहते हैं आप डिटेक्टर की ओर, ये डिटेक्टर होगा, डिटेक्टर, संसूचक कहा जाएगा इसे। डिटेक्टर से फिर एम्पलीफायर की ओर, ये एम्पलीफायर के ऊपर एम्पलीफायर बनाया आपने। फिर यहां देखिए एक संरचना यहाँ और पड़ती है, जैसे मैंने एटेन्यूएटर कहा था आपके, एटेन्यूएटर का क्या काम होता है, ये एक कंगे जैसी बनावट होती है। रिफरेंस के ऊपर यहाँ पर आप बना सकते हो, कंगे जैसी बनावट होती है ये, इस प्रकार से कंगे जैसी बनावट होती है, ये एटेन्यूएटर है यहाँ पर ऊपर। यहां से फिर ये सीधा जाएगा यहाँ पर, ये पेन, ये पेन का काम करेगा। एटेन्यूएटर का क्या काम होता है, एक कंगे जैसी बनावट होता है जो आगे पीछे खिसक करके क्या करती है, किरण पुंजों को तीव्रता प्रदान करती है। किरण पुंजों को किस प्रकार से प्रदान करेगी, तीव्रता प्रदान करती है।